गुड मॉर्निंग बच्चों। आज चर्चा करेंगे हम सिक्के और राजा। तो 16वीं छठी शताब्दी की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें गुप्त काल की चर्चा की हमने। गुप्त काल के शासकों की भी चर्चा और कुषाण वंश के, और विशेष रूप से हमने व्यापार पर प्रकाश डाला था। आज बात करेंगे हम सिक्के और राजा। तो पुरातात्विक दृष्टि से भी भारत जो है प्राचीन सिक्कों का काल लगभग ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। तो प्रारंभ में बच्चों को जो सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता था? कपार्सन कहा जाता था। तो भारत के विभिन्न स्थलों से जो बच्चों खुदाई प्राप्त हुई है, उन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के इसलिए कहा जाता था इन सिक्कों को क्योंकि इनको ठप्पा मारकर तैयार किया जाता था। इन पर एक चिन्ह लगाया जाता था, तो शासक वर्ग उस चिन्ह को लगवाते थे। तो मौर्य काल से पूर्व ही नहीं, भारत में प्राचीन सिक्के, आहत सिक्के, इन सिक्कों पर धातु की चपटी, चादरों के विभिन्न आकार एवं नाप को काटकर अग्रभाग एवं बाद के जो पृष्ठ होता था उस पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह अंकित कर दिए जाते थे बच्चों। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, तो आहत सिक्के जो सिक्के थे प्राय 5 चिन्ह उनमें प्राप्त होते हैं, जिसमें सूर्य, अर्थात उससे ज्ञात होता है कि उस काल के लोग सूर्य देव की आराधना करते रहे होंगे। इसके अलावा षटकोण साधारण रहते थे, पहाड़ी पर बैल, पहाड़ों पर खरगोश, तालाब में मछली इत्यादि इस प्रकार के आहत जो है सिक्के वो प्राप्त हुए हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में आयताकार या वृत्ताकार धातु के टुकड़ों का प्रयोग आरंभ हो गया था। इनकी एक निश्चित तोल होती थी एवं इन पर अनेक प्रकार के चिन्हों जैसे सूर्य, पर्वत, वृक्ष, मानव, खरगोश, कुत्ता, बिच्छू, सांप, हाथी, सांड, वृक्षों की शाखाएं आदि होती थी। और इन सबको बच्चों एक ठप्पा मारकर उत्कीर्ण किया जाता था, अर्थात उनको उकेरा जाता था। वो हमें स्पष्ट नजर आते थे। जैसे आज भी हम अपने सिक्कों पर देखते हैं, उस पर आप राष्ट्रीय चिन्ह और कितने की मुद्रा है वो भी चिन्ह अंकित होता है। तो समय समय पर बच्चों उसमें परिवर्तन भी होता रहा है। मुगल काल में सिक्कों पर राजा महाराजाओं के भी चिन्ह अंकित होते थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में पन एवं मापक नामक 2 प्रकार के सिक्कों का वर्णन किया है। तो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य ने भी बताया है कि पन और नामक 2 प्रकार की मुद्राएं चलन में थी, अर्थात सिक्कों का भी उन्होंने वर्णन किया है। अब इनमें विशेषता क्या थी बच्चों? जो पन है वो सिल्वर का होता था बना, सिक्का सिल्वर का बना होता था, एवं मापक तांबे का सिक्का होता था। इन सिक्कों में अर्धा 1/2, 1/4, 1/8 भाग का लेन देन में प्रचलन था। काकनी तांबे के सिक्के का 1/4 भाग होता था। तो इस प्रकार से उस सिक्कों को छोटे सिक्कों में भी यानी कि उप सिक्कों में भी बच्चों विभाजित किया गया था। सिकंदर के आक्रमण के समय भी उत्तरी भारत में विनिमय के रूप में यूनानी ढंग से बच्चों सिक्कों का प्रयोग होता था। सोफाइट अर्थात सुभूति के सिक्के यूनानी किस्म के थे। इन सिक्कों के अग्रभाग में राजा का सिर एवं उसके टॉप पर स्थित सिक्कों के पार्श्व में मुर्गा एवं अन्य सिक्कों पर उल्लू की आकृति उत्कीर्ण थी, अर्थात उकेरी गई थी, छापी गई थी। इंडो ग्रीक नरेशों ने ड्रेक्स ग्राम वजन यानी कि 60.2 ग्रेन अफगानिस्तान में कोटी के सिक्के चलन में थे, परंतु भारत में इंडो ग्रीक राजाओं ने 152 ग्रेन 38 ग्रेन वजन के सिक्कों का प्रचलन किया था। अर्थात उस समय की जो मुद्रा है उसकी माप होती थी ग्रेन, तो उसके आधार पर उन सिक्कों का बच्चों निर्माण किया जाता था। इसके अलावा कुछ तांबे के सिक्के वर्गाकार, ये आहत सिक्कों के आकार से मिलते जुलते थे। उसे द्विलिपिक या द्विभाषिक सिक्कों भी कहा जाता था, अर्थात वो प्रचलन में होते थे। यूनानी लिपि में राजा का नाम एवं उपाधि के पृष्ठभाग में खरोष्ठी एवं प्राकृत भाषा में लिखा होता था। तो कभी कभी सिक्कों पर बच्चों राजा की उपाधि भी लिखी होती थी। इसके अलावा यूक्रेटाइट ने कपीसा में नगर देवी लक्ष्मी के नाम के सिक्के जारी किए। इसके अलावा बच्चों 3 ड्रेक्स का सिक्का जारी किया। तो बहुत सारे सिक्के उस समय प्रचलन में बच्चों आए हैं।
तो इसके अलावा हमें सातवाहन नरेशों के सिक्के की जानकारी करें तो तांबे के सिक्के और पोटिन मीन्स तांबे और जो चांदी है उसको मिश्रित धातु से पोटिन नाम की जो धातु तैयार की जाती थी उससे भी सिक्के बनाए जाते थे। इसके अलावा शीशे के सिक्के की भी जानकारी हमें सातवाहन काल में मिलती है। इसके अलावा बच्चों शकों ने भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। ये सिक्के हमें दक्षिण में गुजरात और मालवा से प्राप्त होते हैं। तो प्राचीन भारत में नियमित रूप से सिक्के चलाने का श्रेय कुषाण वंश के शासकों को है। तो कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के 123.2 ग्रेन और तांबे के सिक्के 240 से 260 ग्रेन के प्रचलित किए थे। इसके अलावा कुषाण काल में छोटे पैमाने पर वस्तु विनिमय में तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था। कुषाण राजाओं ने चांदी के सिक्के जारी नहीं किए बल्कि कुषाण काल के शासकों ने तांबे के सिक्के प्रचलन में लाए थे। बच्चों अब बात करेंगे हम गुप्तकालीन सिक्के कैसे थे। चंद्रगुप्त प्रथम के समय में चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो एक चंद्रगुप्त जो गुप्त काल का शासक था उसके शासन काल में कुछ सिक्कों पर कुमार देवी के चित्र अंकित हैं जिनकी संख्या 25 से 26 रही होगी। गुप्त काल के समय में बच्चों 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी होती थी जिसमें गरुड़ प्रकार, धनुधारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार, वीणा वादन प्रकार। तो वीणा वादन के सिक्कों में समुद्रगुप्त के संगीत प्रेम का ज्ञान होता है। तो बच्चों आपको ध्यान होगा, ज्ञात होगा कि समुद्रगुप्त संगीत का एक प्रेमी था, महान सम्राट था, अर्थात जिसको संगीत से बेहद लगाव था। इसलिए वीणा बजाते हुए उसके चित्र भी सिक्कों पर बच्चों हमें प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो उसने सोने और चांदी तथा तांबे के सिक्कों का चलन किया था, अर्थात प्रचार और प्रसार किया था। सिक्के ढलवाए थे, हम किसी भी रूप में बच्चे उसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने धनुधारी, छत्रधारी प्रकार, सिंह नराता प्रकार, अश्वारोही प्रकार, इस प्रकार के सिक्कों का चलन किया। चांदी के सिक्कों के मुख्य भाग पर वक्ष तक की राजा की आकृति अर्थात राजा का अर्धभाग, छाती तक का भाग सिक्कों पर हमें प्राप्त होता है। दूसरे भाग में गरुड़ की आकृति प्राप्त होती है। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के लेख भी प्राप्त होते हैं सिक्कों पर। तो सिक्के के इस स्वर्ण सिक्कों के अलावा, चांदी के सिक्कों के अलावा बच्चों तांबे के सिक्के भी प्रचलन में थे, ऐसी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। सिक्कों के अग्रभाग पर श्री विक्रम अथवा श्रीचंद एवं पृष्ठ भाग पर गरुड़ की आकृति मिलती है। इसी प्रकार बच्चों कुमारगुप्त भी जो गुप्त वंश का शासक था, उन्होंने भी स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं प्रचलित की। इस काल की मुद्राओं में बच्चों अश्वमेध प्रकार, व्याघ्रनीता प्रकार, अश्वरोही प्रकार एवं धनुधारी प्रकार, गजारोही प्रकार और कार्तिकेय प्रकार इत्यादि की जो चित्र हैं उस पर अंकित होते हैं। तो समुद्रगुप्त आर्य लेखों ने स्कंदगुप्त के कुछ स्वर्ण तथा रजत सिक्के भी प्राप्त होते हैं। स्वर्ण सिक्कों पर बच्चों क्या होता था कि राजा एक धनुष बाण लिए हुए है और उसकी चित्र अंकित है सिक्के पर। इसके साथ साथ लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त भी उत्तर किरण है, अर्थात राजा ने अपने फोटो के साथ साथ लक्ष्मी जी की फोटो भी जो है सिक्कों पर अंकित कराई थी। इसके अलावा बच्चों रजत सिक्कों पर भी मुख्य भाग पर राजा का आधा चित्र यानी कि हमारे सीने तक का चित्र, पृष्ठ भाग पर गरुड़, नंदी और वेदों बनी हुई थी। तो इस प्रकार के सिक्के गुप्त काल के शासकों ने बच्चों प्रचलित किए थे। इसके अलावा समुद्रगुप्त की उपाधियां परम भागवत और विक्रमादित्य आदि भी खुदी हुई थी।
जो गुप्त काल के शासकों ने उपाधियां प्राप्त की थी उनको भी उस पर अंकित कराया गया था। उसके बाद जितने भी बच्चों उत्तराधिकारी हुए हैं उसके बाद के समय में उनके सिक्कों में मिलावट होना प्रारंभ हो गया था। तो 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। अतः यह प्रतीत होता है कि अर्थव्यवस्था में गतिशील नहीं रही जो गुप्त काल या उससे पूर्व के काल में थी। तो गुप्त काल के समाप्ति तक आते आते तो जो गुप्त काल को स्वर्ण युग भारत का कहा जाता था बच्चों, वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया था। तो रोमन साम्राज्य के पतन से भारत में व्यापार पर असर पड़ा। इस काल के सिक्कों और अभिलेखों और जो ग्रंथ हमें मिलते हैं उसमें सिक्कों का प्रचलन होता है, लेकिन उनका संग्रह किया गया अथवा नहीं किया गया उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है। आगे बच्चों बात करेंगे हम लिपि की, ब्राह्मी लिपि। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त जो लगभग सभी लिपियों की मूल है वो है बच्चों ब्राह्मी लिपि। तो अशोक के अधिकांश अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया था। 18वीं शताब्दी में भी बच्चों यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से बंगाली एवं देवनागरी लिपि का जो प्रयोग किया है और पांडुलिपियों का अध्ययन किया है। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो हमारी भाषा हिंदी है वो क्या है, वो लिपि उसकी है देवनागरी लिपि। जो हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं वो कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। और पांडुलिपि बच्चों किसे कहते हैं, जो हमारे हस्तलेख होते हैं, हाथ से लिखे जाने वाले लेख जो है बच्चों और जो वो सुरक्षित करके रखे जाते हैं वो पांडुलिपि कहलाते हैं। और उनके जो पांडुलिपियों का जो बच्चों अध्ययन किया गया है, जो उनके नीचे जो अक्षर प्राप्त हुए हैं वो प्राचीन अक्षरों के नमूनों की तुलना में प्रारंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने बच्चों अनुमान लगाया है कि वो संस्कृत में लिखे गए होंगे। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के जो शिलालेख हैं उनको पढ़ने में बच्चों सफलता पाई है और उन्होंने बताया कि उन्होंने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया होगा। इसके बाद बच्चों आती है खरोष्ठी लिपि। तो कैसे पढ़ाया जाता था, खरोष्ठी लिपि क्या थी। तो पश्चिमोत्तर भाग में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि में अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो इन अभिलेखों में इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंदू यूनानी राजाओं ने लगभग 2वीं शताब्दी द्वारा बनाए गए सिक्कों की जानकारी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए हैं। तो यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपियों ने पढ़कर इसका सही अर्थ निकाला है। प्रिंसेप ने खरोष्ठी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत रूप में की है, अतः लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। तो जो अभिलेख हैं लिखे हुए हैं ये अशोक के अभिलेखों की एक लिपि है जो खरोष्ठी लिपि और उसकी पहचान प्राकृत रूप में की गई है। तो अशोक कालीन जो लिपियाँ थी उसकी जानकारी हमें मिलती है। आगे है इसी क्रम में अभिलेखों के ऐतिहासिक साक्ष्य। अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि जो अभिलेख लिखे गए हैं उनको पढ़ने का कार्य इतना आसान नहीं था, कठिन कार्य था, परंतु शिलालेखों को पढ़ने का कार्य उससे भी अधिक था। लेकिन 1801 में इन प्राप्त शिलालेखों के नकलें एशियोटिक रिसर्चिंग में प्रकाशित की गई। इलाहाबाद की नकल 1834 में प्रकाशित की गई। 1837 में प्रिंसेप ने दिल्ली तोपरा की संपूर्ण नकलें छपवाई। 1831 में उसने धोली और गिरनार के लेखों का अनुवाद बच्चों प्रकाशित कराया था। तो 1840 में नौसिन ने सर्वप्रथम बार शाहबजगढ़ी के शिलालेख को पढ़ा। इसी वर्ष ही किट्टो ने भावरू शिलालेख को। अर्थात तो बच्चों यहाँ पर समझने का मतलब ये है कि जो अशोक के शिलालेख थे उनको अनेक इतिहासकारों ने पढ़ा और उन शिलालेखों को पढ़ के बच्चों उसका अनुवाद किया। तो इसी क्रम में बच्चों आगे है इतिहासकार एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीके को ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता थी। तो उससे हमें ज्ञात होता है
कि अभिलेखों में जो राजा के आदेश होते थे वो ही कानून होते थे। अशोक ने बच्चों बहुत सारी उपाधियां प्राप्त की, उनके जैसे देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी। देवनाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी का अर्थ है देखने में सुंदर। ये सारी उपाधियां बच्चों अशोक ने प्राप्त की थी। तो अशोक का नाम मास्को, गुर्जरा, नेसरू तथा उद्रागेसलम के अभिलेखों में मिलता है। तो इससे हमें विभिन्न अभिलेखों से बच्चों ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक ने विभिन्न उपाधियां प्राप्त की थी। तो इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो घटना है उनके जीवन की बच्चों, वो है कलिंग युद्ध का होना। तो कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर बच्चों बहुत प्रभाव पड़ा था, क्योंकि कलिंग युद्ध में भयंकर रक्तपात से अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने जीवन में कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की और बौद्ध धर्म को बच्चों स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार जो अशोक था वह बाद में आकर बौद्ध बन गया था। तो इससे आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हमने इस कक्षा में जाना कि उस समय के सिक्के कैसे थे और व्यापार क्या था और राजा की स्थिति कैसी होती थी।